हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है। इससे पहले 7 सेट कर चुके हैं हम लोग हैं, तो हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसको आप ज़रूर रिवाइज करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे। और मिक्स है, मतलब वही एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं है, बट ये आपको रिवाइज के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा ऑप्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। और आपने अगर पॉलिटिकल साइंस का जो भी एग्ज़ाम हुआ था जनवरी का, अगर वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया गया, आप जाके जरूर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द बेस्ट स्टेट के बारे में किस थिंकर ने क्या कहा है। 4 स्टेटमेंट है और आजकल एग्जामों में स्टेटमेंट बेस का ज़्यादा थोड़ा सा क्रेज़ कह सकते हैं कि एग्जामिनर बना भी रहा है, या क्रोनोलॉजिकल बेस में। तो उस तरीके से डिज़ाइन किए गए क्वेश्चन है। और फर्स्ट आपको ये करना है कि अगर आप इसके आंसर देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके वीडियो को पॉज कर लें और अपना आंसर दें, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही आंसर हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक ग्रंथ में दार्शनिक राजा के नेतृत्व में, ठीक है, एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। पहला ये पूछ रहा है कि द फिलोसफर किंग की बात करता है क्या प्लेटो, ऐसा सत्य असत्य में पूछ रहा है एक प्रकार से। उसके साथ में दूसरा पूछता है अरस्तु ने मिश्रित सरकार यानी कि मिक्स्ड गवर्नमेंट की संकल्पना दी है जो लोकतंत्र और राजतंत्र का संतुलन स्थापित करती है। पहला दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है थॉमस हॉब्स जो थे उन्होंने लेवियाथन यानी में आदर्श राज्य को एक संवैधानिक गणराज्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा सॉरी। और जॉन लॉक जो थे उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ राज्य वह होता है जहाँ जनता को जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी जाती है। अब ये 4 थिंकर का एक एक पॉइंट मैंने उठाया है। अब इनको अगर आप कभी भी आपने किया होगा या आपको पता होगा, तो अगर ये क्वेश्चन बनना चाहेगा, अगर फ्रेमिंग होगी अगर किसी एग्जाम में, तो बेसिकली वो 2-3 का स्टेट पे पूछ सकता है कि डायरेक्टली पूछ सकता है कि जॉन लॉक ने किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया, क्या थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन के बारे में जो अपनी बात कही है वो किस बिहाफ पे कही है, गणतंत्र के बारे में बात की, राजतंत्र के बारे में बात की है, कैसा का ह्यूमन नेचर कैसा था, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल बना के चलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 1 to 4। कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इस एक्सप्लेनेशन इतनी अपने ब्रॉड वे में मैंने दी है कि अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना तो आपके आधे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आइए समझते हैं थ्योरी ऑफ द बेस्ट स्टेट क्या है। आइडियल स्टेट की बात करते हैं। पहले इन थिंकर के पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि थिंकर कहना क्या चाहता है, ठीक है। अगर आपने प्लेटो को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेटो का थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि प्लेटो दार्शनिक राजा के बारे में बात करता है। पहली बात तो ठीक आपको याद रखना है पहला स्टेटमेंट, ठीक, अगर पहला क्वेश्चन बनना चाहेगा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, उनकी फेमस बुक द रिपब्लिक में फिलोसफर किंग के नेतृत्व में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की, ठीक है। उन्होंने कहा कि केवल लोग जो होते हैं वो ज्ञान और तर्क के द्वारा सत्य की खोज कर सकते हैं और शासन करने के योग्य हैं। अब यहाँ क्या बात कर रहा है प्लेटो कह रहा है ज्ञान होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ठीक है। अब ज्ञान का मुख्य उसने पॉइंट बनाया कि नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी तो आप किसी चीज़ को शासन में ला पाएंगे, इसलिए फिलोसफर किंग की बात की। उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित भी किया, ये ध्यान रखना आपको है। रूलर्स में दार्शनिक राजा, गार्जियन सेना में प्रशासन, श्रमिक जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं तो उसकी कैटेगरी हो सकती है, किसान भी हो सकता है, कारीगर भी हो सकता है और व्यापारी भी हो सकता है। अब प्लेटो को मैं थोड़ा सा आपको चिंतन बता देता हूँ। प्लेटो का चिंतन था एक प्रकार से, इसका कहना था कि लोकतंत्र खराब, उसके लिए तो पहली बात तो लोकतंत्र उसके होगा नहीं क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आएगा। उसने बताया कि एक दार्शनिक राजा क्यों होगा, क्योंकि वो सब कुछ ज्ञान रखेगा। अब समझिए 50 साल में कोई राजा बनेगा जाके, तो उसके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी, वही उसको बनाना चाहता था। ध्यान रखना ये यूटोपियन है आइडिया, ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है, ये यूटोपिया आइडिया है, ठीक है। तो उसने 3 कैटेगरी बताई और 2 को उसने साम्यवाद के अंदर भी रखा है। साम्यवाद कैसा, प्रॉपर्टी का और वाइफ का, ये ध्यान रखना आपको। प्रॉपर्टी और वाइफ को उसने मतलब इनसे दूर रखने की कोशिश की है, ठीक है। और श्रमिक के लिए सिर्फ रखा है क्योंकि वो पैसे की बात कर रहा है। देखो लिखा व्यापारी, कारीगर, इस तरीके से। तो अगर आपने प्लेटो को सही से पढ़ा है तो प्लेटो का ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अब मैंने कई स्टेटमेंट को मिला के बनाया क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से भी आप सोच सकते हैं इसको। अगर एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि 3 कैटेगरीज की कौन कौन सी हैं, क्या प्रोसेस होगी फिलोसफर किंग बनने की, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपके आगे क्वेश्चन के लिए मैंने इतना दे दिया डेटा कि आप इससे अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। अरस्तु की मिश्रित सरकार, मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात करता है वो। कैसे, मिश्रित सरकार जो करता है वो लोकतंत्र और राजतंत्र का संतुलन स्थापित करती है। उसका कहना था गोल्डन मीन, अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट सुना होगा गोल्डन, ठीक है। उसने क्या कहा, लोकतंत्र
वर्सेस राजतंत्र के बारे में उसने इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की, ठीक है। बीच की बात, ठीक है, कैसे उसने पॉलिटी को अच्छा बताया था, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अगर आप याद करना चाहें, शॉर्ट ट्रिक ये है ये सारे अच्छे रूप में कैसे, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। तो बीच का उसने रास्ता अपनाया इस वाले को, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। उसने कहा कि राज्य को ऐसे शासन तंत्र की जरूरत रहती है जो पूरी तरह निरंकुश हो, ना तो पूरी तरह निरंकुश हो, ना ही पूरी तरह लोकतांत्रिक हो। यानी दो थिंकर आपके प्लेटो और अरस्तु लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने लोकतंत्र, राजतंत्र और अरिस्टोक्रेसी का मिश्रण सोचा जिससे राज्य में स्थिरता बनी रहे। तो अगर आप इसको बेसिक समझना चाहें कि दोनों लोग मली बात तो ही मानते नहीं हैं लोकतंत्र को। एक बात करता है आपके रिपब्लिक में फिलोसफर किंग की, ये ध्यान रखना आपको है, ठीक है, और दूसरे वो बात करता है मिक्स्ड गवर्नमेंट की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो स्टेटमेंट हमारे क्लियर हुए। तीसरे स्टेटमेंट में बात करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। निरंकुश सत्ता का समर्थक था, पहली बात तो वो ये बात करता है, तो गणतंत्र वाला गलत हो गया स्टेप, ठीक है। निरंकुश सत्ता का समर्थक थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन 1651 में आदर्श राज्य को कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, पहली बात तो ये, ठीक है, ओके। उसने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का समर्थन किया जहाँ राजा की शक्ति पर कोई रोक ना हो, पहली बात। उसके अनुसार लोगों ने अपने सभी अधिकार शासक को सौंप दिए ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। यानी कि लेवियाथन जो बना, ऐसे मान लेते हैं ये स्टेट है, किसी सारी शक्तियाँ मिला के एक व्यक्ति को दे दी, ठीक है, उसे कहा लेवियाथन, ओके। ये कोई व्यक्ति था, उसको दे दिए। और वो संवैधानिक गणराज्य कहाँ से बना, जब आपका कुछ आई तो ये निरंकुश सत्ता हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जॉन लॉक की बात करते हैं, लिबरल स्टेट का समर्थन करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र वह है जो जनता को लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की सुरक्षा गारंटी दे, पहली। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की समर्थन किया और कहा कि सरकार जनता की सहमति यानी कंसर्न से बननी चाहिए, ठीक है। तीसरा, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा दी जिसके अनुसार यदि सरकार के लोगों के अधिकारों को उल्लंघन करे तो जनता को सरकार बदलने का अधिकार होता है, ठीक है। थॉमस हॉब्स के में ऐसा नहीं था, उसने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्राकृतिक अवस्था में वापस चले जाएंगे। पर यहाँ क्या होगा, दो बार में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक बार तो आपकी सिविल सोसाइटी बनेगी जिसे हम लोग एक साथ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो हम लोग कहते हैं ना लिबरल स्टेट या कैसे सरकार जिसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ट्रस्टी के रूप में काम करेगी एक प्रकार से इनके यहाँ पे, ठीक है। हमारे कुछ दिए हमने जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गारंटी सिर्फ ली, बाद बाकी सारे अधिकार हम ही लोगों के पास में। अंतिम निष्कर्ष क्या मैंने, इसीलिए मतलब पूरा एक क्वेश्चन से कितने सारी फ्रेमिंग की है कि आपके क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। प्लेटो ने दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग के नेतृत्व में आदर्श राज्य की संकल्पना की। उसके बाद अरस्तु ने मिक्स्ड गवर्नमेंट की अवधारणा दी, लोकतंत्र और राजतंत्र का संतुलन बनाती है। तीसरा है थॉमस हॉब्स ने संवैधानिक गणराज्य का समर्थन नहीं किया है बल्कि निरंकुश सत्ता यानी एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन किया। जॉन लॉक ने लिबरल गवर्नमेंट की बात की जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में लगभग में आपके 3 से 4 क्वेश्चन PYQ भी हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की, फिलोसफर किंग, मिक्स्ड गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट, तो आप समझ लीजिए सारा पैकेज है एक क्वेश्चन के अंदर आपका। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कैसे लग रहा है क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके। सीरीज़ का क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अभी मुझे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन कर देना। दूसरा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध अपनाना या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को समाप्त करना यानी एवोल्यूशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके हिसाब से क्या है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका आंसर होगा आपका बी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध करने का उनका मामला था। कैसे, अब जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाया गया महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछा गया था जीएस नेट के एग्जाम में। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन की नीतियों को अहिंसक तरीके से विरोध करना। ये ध्यान रखना आपको कि किस तरीके से अपनाया गया, अहिंसक तरीके को, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण चरण था। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में, उसका मुख्य उद्देश्य था अहिंसक तरीके से हमें करना है। और चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप विदेशी चीज़ों का जब कर रहे थे तो आप शांति से कर रहे थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोबारा भी फ्रेम हो सकता है कि किस तरीके का विरोध वहाँ पहुँचा गया था, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। अब देख, इतनी बड़ी क्वेश्चन लाइन और 4 आपको नाम दिए। क्या पूछा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए डेट देखिए 29 अगस्त की है और अध्यक्ष कौन थे उस समय के। तो आंसर तो ईजी है, बट आपका ये पता होना चाहिए कि क्या ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, तो आपको ये ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें संविधान फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये भी एक लीजिए क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। पहला, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, ध्यान रखना आपको है 7 सदस्य, ठीक है 7 सदस्य। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस 3 लाइनों से 3 क्वेश्चन। कितने सदस्य थे, 7। कब अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप समझ रहे हैं, मैंने इस तरीके से बिहाफ पे पूरा रेडी किया है कि जिसे अगर मैं पढ़ रहा होता इस जगह पे, आपकी जगह पे, तो मैं भी ऐसी क्वेश्चन करने की कोशिश करता, जिससे एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे साथ में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब और कितने मतों से पारित किया, यानी कि व्हेन एंड बाय हाउ मैनी वोट्स डेट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950, 300 जीरो मतलब कि 300 से 0 मत के बीच में, या 284 यानी 26 नवंबर 1949 को किया गया, या 22 जुलाई 1947 को किया गया, या 15 अगस्त 1947 को किया गया। वोट मत भी दिए, मतलब कि मतों से कितने से पारित हुआ। तो आंसर इज बी 26 नवंबर 1949 को 284 जीरो मतों से, ये ध्यान रखना है। यानी कि सभी ने लगभग में, कोई कमेटी में किसी ने कटाक्ष नहीं किया कि आप मतलब इसे कह सकते हैं विपरीत मत नहीं किसी ने दिए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा 284 जीरो मतों से अडॉप्ट किया गया था। यह दिन भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299, लेकिन उस दिन जिस दिन ये हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1950 को 284 सदस्यों ने मतदान किया और किसी ने भी संविधान के खिलाफ मत नहीं दिया, पहली बार। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होगा आप ये समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, मतलब साइन किए गए थे, तो कितने लोगों ने किए, पहला। दूसरा, क्या किसी ने विपक्ष में मतदान किया था, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। दूसरा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू होते ही भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संप्रभु बना, समाजवादी बना, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, यानी हमें सारी चीज़ें जो हमारी प्रस्तावना में दी हुई हैं उसकी ब्याह पे सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेबल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज द लार्जेस्ट हैंड रिटन ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड हाउ मैनी ऑथर्स साइन इट। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, देख लीजिए लिखी, सबसे बड़ा हस्तलिखित मूल संस्करण किस भाषा में लिखा गया, इसके लिए कुल कितने लेखकों के हस्ताक्षर किए गए थे। केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में किए गए, हिंदी अंग्रेजी दोनों। अब सदस्य की संख्या 248 थी, 299 थी, 284 थी या 283 थी। अभी क्वेश्चन करके आए तो हमको पता है आंसर इसका सी है, मतलब 284 सदस्यों से, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में किए गए थे, ठीक। हमारी संविधान सभा में हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रकार के लोग थे जिन्होंने साइन किए होंगे। अब देखिए व्याख्या इसकी पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। हैंड रिटन संस्करण 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। इसके प्रसिद्ध कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था, ये ध्यान रखना आपका। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस नेट स्पेशली, उसमें ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो कैलीग्राफर थे उनका नाम क्या था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा था, मूल मतलब संविधान जिसकी कृति है हाथों से लिखा गया, वो किसने लिखा था, तो भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थी। अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। संविधान के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में संविधान के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की मूल प्रति टाइप या प्रिंटेड नहीं थी, ध्यान रखना, टाइप नहीं थी ना प्रिंटेड थी, बल्कि पूरी तरह से हाथ से लिखी गई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। थर्ड, इसे इलस्ट्रेशन और डिजाइन से सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने
किया था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो सभी को पता है लगभग में। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि पहला तो ये है कि किसने लिखा था, तो कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा। और इलस्ट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं इटैलिक आना, जैसे कि कोई शब्द ए है ऐसे या ऐसे लिखा है तो एकदम डिजाइन में देना किसी चीज़ को। और डिजाइन जो किया था वो शांति निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने किया था। तो अब शायद उसको पूरे को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आगे। किसी भी एकदम सिंपल सा अगर बनाना चाहेगा कोई तो बना सकता है। तो मैंने आपको ये क्लियर करा दिया कि इससे ये क्वेश्चन बनेगा। अभी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन का, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया और इसमें किस प्रकार के प्रावधान जोड़े गए। व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन वर एडेड इन इट। तो आपको आंसर देना है। इसमें अनुसूचियाँ बढ़ाई गई या भूमि सुधार और भाषाई अधिकार जोड़े गए या राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में संशोधन हुआ या आपातकालीन प्रावधान जोड़े गए। तो आंसर इस बी 1951 भूमि सुधार और भाषाई अधिकार इसमें जोड़े गए। ठीक है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार कानून, ये आपको ध्यान रखना है, न्यायिक समीक्षा से बचाना एवं भाषाई एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। पहला संशोधन 1951 में। दूसरा, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाए गए। अभी उस समय का समय है जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे, तो न्यायपालिका का कितना हस्तक्षेप नहीं हुआ क्योंकि संसद ही सब कुछ कर सकती है, लिखा है कि अमेंडमेंट कर ही सकते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बारे में डिटेल दे रहा हूँ कि जो 19 मौलिक अधिकार है उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। जो 9वीं अनुसूची बनी थी 9th शेड्यूल जोड़ी गई जिसमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए डाला गया, विशेषकर भूमि सुधारी कानून को। ये भी ध्यान रखना है कि 9th शेड्यूल आ गई थी आपकी। ठीक है। उसी समय पे भूमि सुधार से रिलेटेड। ठीक है। और उसी से संबंधित करके ये हमारे आर्टिकल को लाया गया क्योंकि वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आती थी। अनुच्छेद 31A 31B जोड़े गए जिसमें भूमि सुधारी कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तभी इतने सारे केस हो गए, शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलखनाथ, केशवानंद भारती, कितने तो केस हो गए इस आर्टिकल के बनने के बाद भी। तो कुछ ना कमी रह गई थी, बट ये है कि आपको ये रखना है क्वेश्चन में कि क्या क्या जोड़ा गया। जैसे 31 भी, यानी कि जो कानून था हमारा फंडामेंटल ऑफ राइट में भूमि का, उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश की गई आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज कॉल्ड ए कंट्री विद अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। संविधान सभा के किस अनुच्छेद के तहत भारत को संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस वाला देश कहा जाता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 352। अब क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये है कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमारे भारतीय संविधान में दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण पाया जाता है, संघीय व्यवस्था के साथ में एकात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। अब झुकाव किस तरफ है ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 246 जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में बात की गई है। अब क्यों ऐसा है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे पास केंद्र में शक्तियाँ वो कुछ ज़्यादा हैं राज्य की अपेक्षा। अब जैसे कि हमारी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी केंद्र के पास हैं, अगर आपातकाल लगता है तो भी राज्य केंद्र के पास शक्तियाँ पहुँच जाती हैं। तो इस तरीके से भी काफ़ी चीज़ों को सेंट्रल में दिया गया है। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में वर्णित 3 सूचियों के आधार पर सरकारों की शक्तियों का विभाजित करता है। पहला, संघ सूची, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय 97 विषय। सेकंड, स्टेट लिस्ट में आते हैं 66 विषय। एंड थर्ड, समवर्ती से हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र आने वाले विषय 47 विषय आ जाते हैं। 97, 66, 47। भारतीय संविधान जो है हमारे महत्वपूर्ण तत्व में फेडरल है, लेकिन आपात समय ये एकात्मक बन जाता है। मैंने कहा क्या, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं अपने भारतीय संविधान पर। अधिकतर आप कह सकते हैं कि कुछ शक्तियाँ सेंट्रल के पास कुछ ज़्यादा हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत केंद्र सरकार आपातकाल लागू कर सकती है जिसमें इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अनुच्छेद 1, भारत को राज्यों का संघ कहा गया लेकिन पूर्ण रूप से संघीय नहीं माना गया। अनुच्छेद 1, भारत को राज्यों का संघ कहा गया लेकिन पूर्ण रूप से संघीय नहीं माना गया। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे चीज़ें। अगर आपको कोई समस्या समझ में आ रही, क्वेश्चन नहीं क्लियर कर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो उसके कुछ आपका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा।
हाउ मैनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज इन इंडिया सो फार एंड अंडर विच आर्टिकल? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत? तो आंसर इसका है थर्ड, 3 बार आया अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। यह अनुच्छेद भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा होने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। ठीक है, 3 राष्ट्रपति कब और क्यों लगे इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो अभी ध्यान रखना 3 बार प्लस 352 आर्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस समय लगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला लगा था आपका भारत चीन युद्ध में लगा। ठीक है, पहला किसने लगाया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उसमें कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगाया था। कारण था कि चीन का आक्रमण के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय चीन के आक्रमण का समय था तो लगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि आक्रमण हो गया था। सेकेंड है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का जब निर्माण हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने उस समय लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है 1975 में आंतरिक अशांति का। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा तत्कालीन उसमें थी पर क्या था कि ये चल रहा था उसमें। ठीक है, तो उसी के साथ दोबारा लगा दिया, तो इसलिए ये दिक्कत थोड़ा क्रिएट कर गया था। इसको न्यायालय में लेके जाया गया, पर चेकिंग हुई, फिर मतलब काफ़ी समितियाँ बनी इस विषय पर। आंतरिक अशांति लगा दिया था, इमरजेंसी घोषित कर दी। कारण इसका बताया था अतः आंतरिक, इसका कोई बाहरी कारण नहीं था। विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, उसी समय उन्होंने लगा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये सबसे विवादास्पद आपातकाल था जिसमें नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। आपके 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इस समय राष्ट्रपति कौन था, इसमें भी राष्ट्रपति कौन था और इसमें भी राष्ट्रपति कौन था, ये बताना है आपको। किसने लगाया था, क्योंकि राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। 44वें संविधान जब हुआ 1978 में, तो केवल सशस्त्र बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति को हटाकर आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। अगर आपने पहले 7 पार्ट नंबर देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपके कराए गए हैं 352, 356, 360 के, तो आप जरूर जाके देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी लिंक मिल जाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके आपके करीबन 2 से 3 क्वेश्चन अगर बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, कि कब लगा, उसमें राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, क्या प्रोसीजर है, कब ये चेंज हुआ, इसका नाम आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। वाई विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वर दे इंक्लूडेड? जो मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ आए फंडामेंटल 51A के तहत 51, उसको किस समिति ने सिफारिश की थी और कब लागू हुआ? तो ये देखना आपको, के संथानम कमेटी, स्वर्ण सिंह वर्मा या बलवंत राय मेहता। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह की समिति पर। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन से आए, स्वर्ण सिंह की समिति से आए, 51 ये जोड़ा गया। ठीक है, अब लिया कहाँ से गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रेरणा हमारी सोवियत संघ से, USSR से ली गई है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 दिए थे, बट 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया कर्तव्य जोड़ दिया गया, बच्चों को शिक्षा दिलाने का। इनकी अब संख्या 11 हो चुकी है। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना, लेकिन संविधान के मूल आदर्शों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। बाध्यकारी नहीं है ना हमारे मौलिक कर्तव्य एवं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हम लोग कहते हैं राज्य के नीति तत्व, वो भी फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, बाध्य योग नहीं है। कौन कौन से हैं जरा उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो याद बने रहेंगे। 51A के तहत में है, पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये आप क्रोनोलॉजिकल कर सकते हैं, आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर करें। थर्ड इज भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आवश्यक होने पर राष्ट्र सेवा करें, भारत की समृद्ध संस्कृति की रक्षा और संवर्धन करें। छठवां, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें। सात, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से बचें। उसके उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अपने माता पिता 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा और बचा है, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर कोई कानूनी सजा नहीं है। हालांकि अदालतें इनका महत्व मानती है और कई बार फैसलों में इन्हें आधार बनाया गया, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण,
हमारा काम है राष्ट्रगान का सम्मान करना, या इत्यादि जो भी दिए गए हैं मौलिक कर्तव्यों में, वो आपको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फोर्सफुली नहीं लगा सकते, बट हाँ इनका सुझाव लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं नेक्स्ट